एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इसका मैं सेक्शन 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ। अगर किसी ने मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो वो जाके प्लेलिस्ट में एक बार चेक कर सकता है। सो बिफोर स्टार्टिंग फर्दर, let me give you a recap which I always give in my classes, that Nazism and rise of Hitler is basically a story in which कि एक नाजी जो है या नाजिज्म एक विचारधारा है, ठीक है, एंड इस विचारधारा को जो फॉलो कर रहा है वो है हिटलर। ओके, सो बिफोर प्रोसीडिंग, in the last class I gave you about the timeline. I also spoke about the the problem and the Treaty of Versailles, what has happened, and I also talk about the problems faced by the Germany and how the people started glorifying soldiers and the army life, but the reality was very terrible and very pathetic. Then I talk about the war propaganda, which was actually focusing on national honor and Germany का हमने ये भी देखा है कि जितने भी वॉर्स उसने लड़े हैं वो बेसिकली ज़्यादातर वॉर्स जो है वो लोन्स पे हैं। अब क्या होता है, ये जब लोन्स पे लड़ रहा होता है तो उसके कारण हम देखते हैं कि डिक्लाइन हो रहा होता है गोल्ड रिजर्व्स पे, और इसके कारण हम देखते हैं जब फ्रांस जो फेल कर जाता है रीपे करने में लोन, तो वो एक ऑक्यूपाई कर लेते हैं इनका एक इम्पॉर्टेंट कोल एरिया जिसका नाम था रुर। ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जर्मनी को चढ़ता है गुस्सा और वो इस चीज़ का बदला लेता है और बेवकूफ़ी कर बैठता है कि बहुत सारी मास करेंसी प्रिंट कर देता है, जिसके कारण हाइपर इन्फ्लेशन आ जाता है। हाइपर इन्फ्लेशन अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैंने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में इसको समझाया है, तो अगर किसी को कोई डाउट है तो वो जाके मेरी लास्ट क्लास आप देख सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम बात कर रहे हैं कि जर्मनी को हेल्प मिल रही थी यूएसए से, और 1929 में यूएसए खुद ही बर्बाद हो जाता है और इसके कारण उसको अपना सपोर्ट विड्रॉ करना पड़ता है। जर्मनी की हालत और बद से बदतर होने लगती है और उसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट आता है, पीपल स्टार्ट इन्वॉल्विंग इन बैड वर्क्स। ठीक है, पीपल स्टार्ट लूजिंग देयर सेविंग, देयर इज़ अ फियर ऑफ प्रोलेटाइजेशन आ जाता है कि वो वर्किंग क्लास में रिड्यूस ना हो जाए। पॉलिटिकली हम देखते हैं जो वीएमआर रिपब्लिक फ्रजाइल हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है एंड वल्नरेबल हो जाती है। तो दिस वाज द सेक्शन 1 विच आई डिस्कस्ड इन दी लास्ट क्लास। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 2, एंड सेक्शन 2 में हमें ध्यान इस बात का देना है कि कैसे जो हिटलर है वो पावर में आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस भी है। इकोनॉमिकली हम देखते हैं कि जो जर्मनी है उसमें हाइपर इन्फ्लेशन आ गया है, एंड पॉलिटिकली हम देख रहे हैं कि वीएमआर रिपब्लिक जो है वो अनस्टेबल हो रही है और डिक्टेटरशिप आने की पूरी संभावनाएं बन रही है जर्मनी में। अब इसके कारण क्या हो रहा है कि लोग जो हैं वो ये सोच रहे हैं अब कि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस आने के कारण हिटलर का राइज ऐसे हुआ कि हिटलर जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में वो एक आर्मी का मेंबर था। ठीक है, वो एक आर्मी का मेंबर था, एंड ही वॉज नॉट ओनली द मेंबर ऑफ द आर्मी बट ऑल्सो ही वॉज द वन जो आर्मी के मेंबर के साथ साथ ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की जो ह्यूमिलिएशन जो अंदर की बात होती है ना, वो सब जो हिटलर है वो अच्छे से जान रहा है और समझ रहा है। ठीक है, नाउ अब क्या होता है, 1919 में एक ग्रुप फॉर्म होता है जिसका नाम होता है जर्मन वर्कर्स पार्टी। ठीक है, 1919 में एक ग्रुप फॉर्म होता है जिसका नाम होता है जर्मन वर्कर पार्टी, और ये जर्मन वर्कर पार्टी जो है वो रीनेम हो जाता है नाजी पार्टी में। नाजी पार्टी जो बनती है यही आगे चल के हिटलर की पार्टी होती है, और यही पार्टी जो है वो नाजिज्म की आइडियोलॉजी, नाजिज्म की विचारधारा को सपोर्ट या फिर प्रोपेगेट भी करती है। ठीक है, नाउ अगर मैं आपको नाजिज्म समझाऊं तो नाजिज्म एक तरीके से लोगों को इकट्ठा, लोगों को यूनाइट करने के लिए एक आइडिया चलाया गया। ठीक है, सपोज कि जैसे गांधी जी का अगर मैं एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाऊं तो गांधी जी क्या बोलते थे कि हम लोग सत्याग्रह की, सत्य अहिंसा की राह पे चलेंगे। तो गांधी जी वॉज ऑल्सो समहाउ वॉज ट्राइंग टू यूनाइट पीपल। ठीक है,
तो सिमिलरली नाजिज्म भी जो एक विचारधारा है, जैसे गांधी जी की एक विचारधारा है, वैसे हिटलर एक विचारधारा लेके आता है जिसको नाजिज्म का वो नाम देता है। और इस नाजिज्म जो विचारधारा या जो आइडिया है, ये कौन सी पार्टी फॉलो कर रही है? ये पार्टी प्रोपोगेट कर रही है नाजी पार्टी को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो नाजिज्म एक मास मूवमेंट की तरह जो स्टार्ट हुआ है, वो प्रोपोगेंडा भी अपना फैला रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हिटलर जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंड ओरिएंटेड स्पीकर की तरह इमर्ज होता है। ठीक है, कैसे पावरफुल स्पीकर? अगर आप में से अभी प्रेजेंट जो अपने प्राइम मिनिस्टर है, अगर उनकी कोई स्पीच, मैं कोई हेट नहीं प्रमोट कर रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन माई स्टैंड, बट अगर आप में से कोई भी उनकी स्पीचेस अच्छे से सुनता है या फिर बैठ के देखता है, तो यू आर लाइक, ओ दिस इज द मैन, क्या बोल रहा है यार, एकदम ऐसे, एकदम कहते हैं यू जस्ट मेस्मराइज। तो सिमिलरली हिटलर भी जो है वो भी मेस्मराइज हो जाता है, वो भी, उसको भी सुन के लोग ऐसे मेस्मराइज हो जाते हैं कि कितना अच्छा बोल रहा है। ठीक है, एंड ऑन द टॉप ऑफ इट हिटलर जो है वो ऐसी बात अपनी स्पीचेस में बोलता है जो बेसिकली जर्मन्स के बहुत ज्यादा करीब था उस टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उस टाइम पे हम देखते हैं जर्मनी पे एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, तो वो एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। लोगों की बेइज्जती हुई थी ट्रीटी ऑफ वर्सेस के कारण, तो वो डिग्निटी की बात करता है। नेशन बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड मिलिट्री वीक हो चुका था, तो वो स्ट्रॉन्ग नेशन की बात करता है। तो जो जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उस टाइम पे जर्मनी में, वो उन प्रॉब्लम्स का ही हिटलर जो है वो बात करता है अपने स्पीचेस और अपने बातों के थ्रू। ठीक है, नाउ नाजीज जो है वो रैलीज एंड पब्लिक मीटिंग्स के थ्रू लोगों से मिलते हैं, उनको यूनाइट करते हैं अंडर रेड बैनर्स, जो कि स्वास्तिक सिंबल के साथ होता है और एक नाजी सल्यूट के साथ, और वो हिटलर को एक मसीहा, एक सेवियर की तरह प्रोजेक्ट या फिर दिखाने का प्रयास या फिर दिखाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, नाउ ये देखिए नाजी फ्लैग, आई वॉज टॉकिंग अबाउट द स्वास्तिक सिंबल विद रेड बैनर। ठीक है, ये हमारे एडोल्फ हिटलर जो हमारे हीरो हैं, चैप्टर के विलन है, व्हाटएवर यू कैन से फॉर राइट नाउ। ठीक है, सो आगे चलते हैं। अब क्या हुआ कि 1933 में एक इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, और इसमें इलेक्शंस में हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग जो है वो जीत जाते हैं और वो चांसलरशिप देते हैं। चांसलरशिप एक पोजीशन होती है कैबिनेट मिनिस्टर में, सरकार में, वो हिटलर को वो चांसलरशिप की पोजीशन देते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए कि नाजी जो है, मतलब आई मीन टू से हिटलर जो है, हिटलर एक पावरफुल स्पीकर है, ही इज एन आर्मी पर्सन, तो मिलिट्री पावर भी है उसके पास। अब उसके बाद जब प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने उसको चांसलरशिप दे दी, पॉलिटिकल पोजीशन, तो उसकी पॉलिटिक्स में पावर आ गई, पॉलिटिकल से भी आ गया। तो आप ये देखिए हिटलर को कैसे धीरे धीरे करके सब कुछ उसके हाथ में उसको मिल रहा है। ठीक है, नाउ हम ये देखते हैं कि जो नाजीज है या सपोर्टर है जो नाजिज्म के आइडियोलॉजीज के लिए, वो बेसिकली सक्सेसफुल हैं और वो ये चाह रहे हैं कि कैसे कंट्रोल और बढ़ाया जाए और पावर को कैसे अपने हाथ में लेकर डिसमेंटल कर दे हम डेमोक्रेटिक रूल को। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि सिचुएशन ऐसी इमर्ज होती है फ्रांस में, जर्मनी में, कि वहां पे इंस्टेबिलिटी आ जाती है। और ये इंस्टेबिलिटी के कारण क्या हो रहा है, एक एनेबलिंग एक्ट पास होता है। क्या पास होता है? एक एनेबलिंग एक्ट पास होता है जिसमें आप फोर्स कर रहे हैं, एनफोर्स कर रहे हैं डिक्टेटरशिप को जर्मनी पे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हिटलर जो है वो ऑलरेडी बहुत पावरफुल हो गया और वो अब चाह रहा है कि डेमोक्रेसी को डिसमेंटल करो और डिक्टेटरशिप को लागू करो। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या हो रहा है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो बैन कर दी गई थी, सिर्फ नाजी पार्टी को छोड़ के। और यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टेट जो है वो एक ट्राई कर रहा है कि कैसे वो इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी, जुडिशरी, इन सबको अपने कंट्रोल में ले आए। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही आपको समझाऊंगी। आई एम गोइंग टू गिव यू द रिकैप। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे चलूंगी। आई विल टॉक अबाउट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दैट इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट इस क्लास का मैं आपको रिकैप दूंगी अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो। ठीक है, इस क्लास में अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा
जस्ट अ सेकेंड, हाँ, अभी तक हमने पढ़ा कि क्या हो रहा है कि जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ गई है और पॉलिटिकल क्राइसिस भी आ गई है, और इन दोनों क्राइसिस के कारण क्या हो रहा है, हिटलर जो है वो राइज हो रहा है। ठीक है, हिटलर जो है वो एक मेंबर था आर्मी का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, और जितने भी ह्यूमिलेशंस और जितने भी जो सीक्रेट्स है, डीप सीक्रेट्स, इनसाइड डीप सीक्रेट्स, वो सारा हिटलर को ऑलरेडी ही वाज अवेयर अबाउट इट। ठीक है, अब हम देखते क्या होता है, एक जर्मन वर्कर पार्टी बनती है जिसको वो रीनेम कर देता है किसमें, नाजी पार्टी में। ठीक है, नाजिज्म जो है वो एक मास मूवमेंट की तरह स्टार्ट होता है, और हम ये देखते हैं कि जल्द ही उसका जो प्रोपेगेंडा है वो फैलने लगता है या फिर वो स्प्रेड आउट होने लगता है लोगों तक, और ज्यादा मास अपीलिंग होने लगती है। और इसी टाइम पे हम देखते हैं कि जो हिटलर है वो एक पावरफुल स्पीकर की तरह इमर्ज होता है, जहां पे वो क्या बातें करता है कि हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएंगे, हम जो डिग्निटी, जो हमारी जो ह्यूमिलिएशंस हुई हैं, हम रिस्टोर करेंगे डिग्निटी, हम एम्प्लॉयमेंट लाएंगे और एक बेटर फ्यूचर लाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, टू यूनाइट पीपल व्हाट इज हैपनिंग, नाजी जो है वो रैलीज एंड पब्लिक मीटिंग्स करते हैं, और उनका जो है बेसिकली वो क्या करते हैं, नाजी सल्यूट करते हैं और एक रेड बैनर विद स्वास्तिक फ्लैग के अंडर में इन सब काम करते हैं, और हिटलर को एक मसीहा या सेवियर की तरह प्रोजेक्ट करते हैं, दिखाना शुरू कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की कि 1933 में एक इलेक्शंस होता है, उन इलेक्शंस में हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग जो है वो एक हाईएस्ट पोजीशन जो कैबिनेट मिनिस्टर में है चांसलरशिप की, वो हिटलर को दे देता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो नाजीज है वो कंट्रोल कर रहे हैं और पावर भी उनके पास आ गई है, और अब वो लोग चाह रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेटिक रूल है उसको हम हटा दे, उसको डिस्पोजेस कर दे। ठीक है, अब ये जो इंस्टेबिलिटी आ रही है, एनेबलिंग एक्ट को पास करवाने के बाद इसने क्या किया, एनफोर्स कर दिया डिक्टेटरशिप को जर्मनी पे। क्या किया, एनफोर्स कर दिया डिक्टेटरशिप को जर्मनी पे, और उसी के साथ साथ हम देखते हैं क्या किया कि हिटलर को सारी पावर दे दी और पार्लियामेंट को साइडलाइन कर दिया, पार्लियामेंट को कहते हैं ना इग्नोर कर दिया, या फिर उसको डिस्पोजेस करने के पूरे मूड में ये लोग आ गए। अब इसके कारण क्या होता है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, डिक्टेटरशिप क्या चाहेगा, डिक्टेटरशिप यही चाहेगा कि मैं सबसे बड़ा हूं, मैं ही रहूंगा, मेरे अलावा कोई नहीं रहेगा, यही चाहेगा ना वो। तो सेम चीज है, नाजी पार्टी और हिटलर भी चाह रहे थे, तो इसलिए क्या किया उन्होंने कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया, साइडलाइन कर दिया पार्लियामेंट को, और स्टेट जो है वो पूरा का पूरा कंट्रोल किस पे अब करना चाह रहा है, इकोनॉमी पे, मीडिया पे, आर्मी पे और जुडिशरी पे। और यहाँ पे जो स्टेट है वो किसके अंडर में हो गया, स्टेट इज अ डिक्टेटर स्टेट, एंड ये डिक्टेटर कौन है भाई, हमारा डिक्टेटर है हमारा नाजी पार्टी का लीडर जो है एडोल्फ हिटलर। ठीक है, तो आज की वीडियो हम इतनी रहने देते हैं, और अगर किसी को कोई डाउट है एज आई से इन ऑल माय क्लासेस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और टिल दैट टाइम यू कैन डू वन थिंग, दैट रीड योर चैप्टर्स थॉरली प्लीज, क्योंकि मैंने देखा है कि व्हाट हैपेंस, यू हैव अ कंसेप्चुअल क्लियरिटी, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, व्हेन इट कम्स टू स्ट्रक्चराइजिंग योर आंसर्स, आप उसमें फेल कर जाते हैं, एंड यू स्टार्ट लूजिंग योर मार्क्स, एंड देन व्हाट हैपेंस, यू स्टार्ट लूजिंग योर मार्क्स, एंड देन व्हाट हैपेंस, ग्रामेटिकल एरर्स भी होते हैं आपके उतने ही। तो इन सब पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, बिकॉज द चैप्टर इज कॉम्प्लिकेटेड। चैप्टर को स्ट्रक्चराइज में पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप यहाँ से मेरी वीडियोस ले रहे हैं या फिर अपने बुक्स को अच्छे से थॉरली पढ़िए, उसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि मैं 15 मिनट में मैं आपको करा दूंगा, 10 मिनट में करा दूंगा, वैसा कुछ नहीं होता है। देयर इज नो शॉर्टकट इन स्टडीज। शॉर्टकट यही है कि आप अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, चीजों को ग्रास्प कीजिए अच्छे से, उनको लॉजिकली समझिए, रट्टा मत कीजिए। don't mug up things, don't do rote learning won't work in my subjects. So have a thorough understanding, and if you guys have any problem, any doubt, you can comment in the comment section. And thank you so much guys for watching my video till the end, and share as much as you can. Thank you so much.